नमस्कार। आज आप सब लोगों का वापस से वैल्यू टॉक्स में स्वागत है। मेरा नाम है कैप्टन मुकुल चौधरी, रिटायर्ड। और आज मेरे साथ हैं एडवोकेट हर्षवर्धन, जो कि आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल दिल्ली प्रिंसिपल बेंच लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये प्रैक्टिस करते हैं। इनको लगभग 10 साल का अनुभव है। हमने इनको आज इनवाइट किया है, जो कि एक बहुत ही टिपिकल फौजी टॉपिक है। आर्म फोर्सेस के अंदर जब कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग अ मेंटेनेंस अलाउंस टू द स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल। उससे रिलेटेड टॉपिक के ऊपर हमने आज वकील साहब को इनवाइट किया है। कुछ इनसे एक जनरल बात करेंगे कि ये मेंटेनेंस अलाउंस क्या है, कैसे दिया जाता है और इसकी इम्पैक्ट्स क्या रहते हैं। तो वेलकम टू दी टॉक टुडे एडवोकेट वर्धन। ग्रेटफुल थैंक फॉर यू वेरी मच सर। आपने टाइम निकाला। पीछे भी आप हमारे यहाँ लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। So 33% if it is the wife and the children, everyone needs to be maintained. 25% if the wife is eligible otherwise, in the sense that if she is earning and she is capable of maintaining herself. So, and if it is only the children, and for accommodation of areas, maximum of till 50%. But ये समझ आया। आप थोड़ा हाँ जी। प्रोसेस भी बताइए, हाउ डज द वाइफ एक्चुअली गो फॉर अप्लाइंग एंड getting a maintenance allowance? How is it applied for and how is it granted? What is the typical process? Or rather to हाँ, say, yeah, I mean, yeah, okay. What's the typical process of applying for and granting the maintenance allowance or तो obtaining? आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जो प्रोसीजर है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इफ आई मे से सो इट इज स्लाइटली समटाइम्स और मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम्स it is relatively easy for the ladies and for the children to get the maintenance sanction from the authorities. By the way, the इसमें जो competent authority to grant maintenance है, that is the army commander or the GOC in C of the command. So जो procedure ये होता है सर, that let's assume there's a lady who is applying for maintenance, जो wife है, किसी की wife apply कर रही है या चाह रही है maintenance, तो उसका प्रोसीजर होगा कि वो पहले एक एक चिट्ठी लिखेंगे और यू कैन से एन एप्लीकेशन लिखेंगे या कंप्लेंट वट। लोग अपने हर अपने अपने तरह से लिखते हैं, बट एक आवेदन, लिखित में आवेदन करना होगा। इट कैन बी एड्रेस्ड आइदर टू द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द सर्विस मेंबर और इट कैन इवन बी एड्रेस्ड टू हायर अथॉरिटीज। यूजुअली देखा गया है कि जनरली जो चैनल है वो कमांडिंग ऑफिसर से ही लोग करते हैं आमतौर पे। तो एक चिट्ठी आती है विच इज सपोर्टेड बाय एफिडेविट। आजकल ये नया सिस्टम स्टार्ट हो गया है कि लोग एफिडेविट्स मांगने लग गए हैं, बिकॉज आर्मी ऑर्डर में ऐसा लिख दिया गया है दैट एन एफिडेविट बी सॉट। सो दोज हु नो वो पहले से ही एफिडेविट बना के भेजते हैं। उसमें वो जो भी अपने आरोप लगाना चाहते हैं अपने हस्बैंड के ऊपर या अपने पिताजी के ऊपर, अगर कोई बच्चा अगर मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है तो आरोप लगाते हैं कि आई एम नॉट बीइंग मेंटेन्ड। जो मेरा अधिकार है कि मेरा हस्बैंड या मेरे फादर मुझे मेंटेन करें, उससे मुझे वंचित किया जा रहा है, उससे मुझे डिप्राइव किया जा रहा है। एंड वट एवर द सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं वो सर्कमस्टांसेस लिखे जाते हैं और रिक्वेस्ट की जाती है कि मुझे जो भी सहायता मिल सकती है वो मेरे को सहायता दी जाए एंड मेंटेनेंस अलाउंस ग्रांट किया जाए। तो once that application received at whatever level it is received, let's say commanding officer or any higher authority, it is processed as per the procedure which is given in the army order. It is sent up the chain along with recommendation and or not whatever recommendation recommended or not recommended by the various authorities. जो फाइनल डिसीजन है वो GOC&C के लेवल पे होता है। In between, I have observed from my personal experiences that जो फौज होती है वो ट्राई करती है अपनी तरफ से to find out the actual scenario, what the actual situation is, because the allegations contained in that letter from the lady or from the children are just one-sided. So first of all, a show cause notice is issued to the individual that आपके खिलाफ ऐसा ऐसा पत्र मिला है या ऐसे ऐसे allegation मिले हैं, and please tell us what you have to say in your support. So the officer or the soldier gets an opportunity to give his version of the events. He may have something else to say or altogether कि ऐसा नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं है, ऐसे हुआ। So that is number one stage where he gets an opportunity to give his response. It is a time bound procedure, so one has to give an answer in a time bound manner, whatever the time has been given in that show cause notice. अगर आप वो show cause notice के टाइम के अंदर जवाब नहीं देते हैं
तो ऐसा भी कई बार होता है दैट बिना उस जवाब को, या अगर जवाब आया नहीं है या बिलेटेड आया है, तो बिना जवाब को कंसिडर किए भी रिकमेंडेशन ऊपर चली जाती है और फिर फाइनल डिसीजन जो भी होना है उसमें वो हो जाता है। तो माय एडवाइस इज दैट इफ यू रिसीव अ शो कॉज नोटिस, आपको ऐसा कोई सिनेरियो, अनफॉर्चुनेट सिनेरियो आपके साथ होता है और आपको शो कॉज नोटिस मिलता है, तो जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करें और उसका जवाब देने की कोशिश करें। Now, it is very important, sir. I'll cover this later, that how and what is to be done. I think we'll have another talk someday जिसमें हम डिटेल में इसको कवर करेंगे कि उसका ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पे क्या करना है किसी को डेवलप होने पे। अभी हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। तो शो कॉज नोटिस का जवाब दिया जाता है। तो कंप्लेंट जो आई है या लेटर जो आया है वो और शो कॉज नोटिस का जवाब को कंसिडर किया जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोशिश की जाती है फौज के द्वारा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिकंसिलिएशन भी कराने की कोशिश की जाती है। उन दोनों को बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। जो एएमसी के रिसोर्सेज हैं या कोई साइकोलॉजिस्ट काउंसलर अवेलेबल है किसी स्टेशन में, तो उनका भी उनका सहयोग लिया जाता है, उनकी सर्विसेज ऑब्टेन की जाती हैं, एंड द हस्बैंड एंड वाइफ आर काउंसल्ड। एंड ऑफ कोर्स हर किसी का पहला एफर्ट तो ये होता है कि रिकंसिलिएशन हो जाए, और रिकंसिलिएशन अगर नहीं हो सकता है तो देन जो भी एक लिमिटेड फौज के लिमिटेड रिसोर्सेज में जो जो संभव है फैक्ट फाइंडिंग करने का, वो फैक्ट फाइंडिंग करके अगेन रिपोर्ट ऊपर चली जाती है। एंड फाइनली वंस ऑल ऑफ दिस इज डन, इट टेक्स अबाउट अ ईयर, समटाइम मोर देन अ ईयर, एंड फाइनली फिर वो मेंटेनेंस या तो ग्रांट होता है या डिनाई होता है, व्हाटएवर। दिस इज Okay. ब्रॉडली स्पीकिंग, दिस इज द प्रोसेस। So process समझ आया कि the spouse who wishes to claim the maintenance allowance, they have to file an application oblique an affidavit as a part of the application, basis which then a show cause notice is sent to the individual and उसके हिसाब से. Now, what are the circumstances that lead to the maintenance allowance being granted? ये तो आपने प्रोसीजर बताया, किन सर्कमस्टांसेस में मेंटेनेंस अलाउंस यूजुअली ग्रांट किया जाता है? टिपिकल सर्कमस्टांसेस. Sir, okay. Although scenarios can be, there can be many types of scenarios, but commonly आर्म फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी सोसाइटी है जो आज की, और हमारे जो आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स हैं, तो उनके साथ मोस्ट कॉमनली सीन एक दो सिनेरियोज में बताना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि कुछ ऑफिसर्स और सोल्जर्स की फैमिली साथ में रह रही होती है, कुछ की नहीं भी रह रही होती। तो लेट मी कवर दैट पार्ट वेयर लेट्स से द ऑफिसर्स और द service member and the family staying together in the station. So, although it generally very unfortunate cases होते हैं, ये बहुत ही जनरली, तो देखा गया है कि जब कोई मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड पैदा हो गया है किसी के बीच में, या हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं उनकी शादी को लेके, या इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो एज द ह्यूमन नेचर इज, तो झगड़ा हो जाता है कई बार लोगों के बीच में, और झगड़ा कई बार हद से ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन दैट सिनेरियो कई बार वाइफ्स या उस बच्चे जो हैं वो अपने फादर एंड हस्बैंड को छोड़ के चले भी जाते हैं। तो छोड़ के जाने के बाद अगर वो चले गए हैं तो ऑब्वियसली ऐसा देखा गया है कि कई बार ऐसा होता है इन मेनी केसेस दैट द हस्बैंड और द फादर देन डज नॉट वांट टू मेंटेन देम, ही स्टॉप्स पेइंग फॉर whatever daily needs and their लाइफ, जो भी उनको अपना जीवन यापन के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है। तो कई बार जो हस्बैंड्स होते हैं वो आउट ऑफ स्पाइट और या नाराज होके या वट एवर रीजन से, अपने अपने पर्सनल रीजन से उनको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। तो ये एक बड़ा कॉमन सिनेरियो है वेयर an application for maintenance is then sent by the lady or the children, and then जो मैंने प्रोसीजर इससे पहले बताया था वो प्रोसीजर चलता है। दूसरा सिनेरियो जो मैंने और होते हुए देखा है, ये दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जिसमें फैमिली ऑलरेडी पहले से अलग रह रही थी, जो सर्विस मेंबर हैं फॉर वट एवर रीजन जो है अपनी ड्यूटी स्टेशन पे थे, फैमिली साथ में नहीं थी, कहीं और रहती थी। अगेन इन दिस सिनेरियो जो भी होता है सर, एक बंद दरवाजे के पीछे या चार दीवारी के अंदर जो इंटरपर्सनल रिलेशंस खराब हो जाते हैं इसकी वजह से, तो वो फॉर वेरियस रीजंस द हस्बैंड विल स्टॉप मेंटेनिंग द फैमिली विच में इंक्लूड वाइफ एंड और चिल्ड्रन। एंड ऑलरेडी वो अलग ही रह रहे थे जहाँ पे भी रह रहे थे, लेकिन उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो हर महीने वो उनको रुपए भेजते थे या पैसे भेजते थे,
वो देना बंद कर देता है किसी वजह से। अगेन इन सूरतों में भी जो लेडी होती है या बच्चे होते हैं या दोनों दोनों की तरफ से एक चिट्ठी आ जाती है, जिसमें फिर वो आरोप लगाते हैं कि माय हस्बैंड, माय फादर इज नॉट मेंटेनिंग मी, इज नॉट मेंटेनिंग मी सफिशिएंटली, and therefore I request the army to take suitable action and grant me a maintenance allowance. ये दो बड़े कॉमन है सर। एज आई सेड, वो कई तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं, मतलब देयर कैन बी डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट ईच एंड एवरी वन, बट ये दो सिनेरियो बड़े कॉमन। ओके, तो इन सिनारियोज में कंप्लेंट डाला along with an affidavit will be gaya maintenance allowance. यस सर। Are there any mechanisms in place to review and adjust if the financial situation of the service member or the dependents change? मैकेनिज्म की बात करने से पहले मैं प्रोविजन की बात करूंगा। जो लेटेस्ट आर्मी ऑर्डर है, इसमें आर्मी ऑर्डर 6/2020, वो ये कहता है कि जो मेंटेनेंस है वो आमतौर पे शुरू में सिर्फ 3 साल के लिए ग्रांट किया जाएगा, और इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 2 years, प्रोवाइडेड जो लेडी है या जो भी उस मेंटेनेंस अलाउंस का हकदार है उसने एक कॉन्वेंट कोर्ट में एक केस ऑलरेडी फाइल कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इन दी करंट रेजीम, जो करंट लेटेस्ट जो पोजीशन है इसमें, जो प्रिवेलिंग लीगल या रूल रूल पोजीशन है, उसमें एक इनफाइनाइट टाइम के लिए तो मेंटेनेंस दिया ही नहीं जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया जा रहा है, जस्ट टू टाइड ओवर द इमीडिएट नीड्स ऑफ दैट फैमिली मेंबर और द डिपेंडेंट। क्योंकि जो हमारे फैमिली कोर्ट्स हैं या सिविल कोर्ट्स हैं, उनमें जो प्रक्रिया है कई बार बहुत लंबी चल जाती है, एंड सो दैट द वाइफ एंड चिल्ड्रन आर नॉट लेफ्ट डेस्टिट्यूट, यानी वो बेघर ही ना हो जाए, बिल्कुल ही सड़क पे ना आ जाए। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आर्म फोर्सेस का मेंटेनेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसा कि मैंने कहा, 3 साल के लिए इनिशियली दिया जाता है, जो अप टू 2 years के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो पहली बात तो ये एक लिमिटेड टाइम के लिए हो गया। तो अगेन नाउ एज यू आस्क्ड दैट क्या कोई रिव्यू करने का मैकेनिज्म है, तो जनरली सर ये इस छोटे ड्यूरेशन में रिव्यू करने की जरूरत इतनी नहीं पड़ती है, क्योंकि द पीरियड इज रिलेटिवली शॉर्ट। बट इस दौरान भी अगर कोई चेंज आता है इन दी फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द member or the person who is getting that maintenance allowance, so from the service members perspective, तो यही है कि they have to, if there is some change, so they have to inform the competent authority that this is what this is how my circumstances have changed. इसमें अज्यूम मैं कर रहा हूँ दैट पर्सन इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन सर्विस, क्योंकि सर्विस अगर छोड़ देता कोई बंदा तो एनीवे उसका वो डिडक्शन हो नहीं सकता, पेंशन से ये डिडक्ट नहीं होता है, ये सिर्फ पेड अलाउंस से डिडक्ट हो सकता है। तो अज्यूमिंग दैट पर्सन कंटिन्यूज इन सर्विस एंड देयर इज सम चेंज इन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ दैट पर्सन, दे कैन, आई मीन दे कैन राइट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऑल्दो इन माई एक्सपीरियंस इससे कोई असर नहीं होता है सच, देयर इज नो कॉग्निजेंस, नॉट इवन एनी कॉग्निजेंस इज टेकन ऑफ सच अ लेटर, एंड मैकेनिकली उसको हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता है या पेंडिंग रखा जाता है। तो फ्रॉम द सर्विस मेंबर्स पर्सपेक्टिव कोई ज्यादा रेमेडी बचती नहीं है, एक्सेप्ट टू चैलेंज दिस डिनायल और रिजेक्शन ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर रिडक्शन और मॉडिफिकेशन इन द आर्म फोर्सेस कैटेगरी। फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव, अगर हम दूसरी साइड से देखें, यानी हस्बैंड, जो वाइफ है या चिल्ड्रन है जिनको मिल रहा है मेंटेनेंस, उनकी तरफ से देखा जाए तो लेट्स से आज किसी वाइफ ने अप्लाई किया, वो वर्किंग थी या उसके पास सफिशिएंट एसेट्स थे या व्हाटएवर, वो उसकी वजह से वो इनएलिजिबल पाई गई कि उसको भी मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। लेकिन लेट्स से 1 year डाउन द लाइन और 2 years डाउन द लाइन और व्हाटएवर 6 months डाउन द लाइन, let's say she loses her job or she is laid off or whatever, she doesn't have that income anymore, so now she becomes eligible, so now she can apply afresh. So that lady who was, let's say, 1 year back not eligible or found ineligible, now today with the change circumstances can apply. एंड सर, जो बच्चे होते हैं, डिपेंडेंट्स होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी टू रिसीव मेंटेनेंस, जो सन्स होते हैं, बेटे होते हैं, उनके लिए अप टू द एज ऑफ 25 years होती है, और जो डॉटर होती है उसकी अप टू द डेट ऑफ मैरिज, या जब तक वो शादी नहीं हो जाती तब तक के लिए होती है। तो इस दौरान अगर मेंटेनेंस चल रहा है और आपका बेटा 25 साल का हो गया है या बेटी की शादी हो गई है, तो ये लिखित में इन्फॉर्म की जा सकती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, एंड उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि इसको रोकें। इन इन दो सिनेरियोज में जनरली जो मेंटेनेंस है वो रुक जाता है, बेटे के 25 साल के होने पे और बेटी की शादी होने पे। उसके अलावा सर, अगर आप पूछें कि वैसे कोई बहुत रोबस्ट मैकेनिज्म है नहीं इस चीज को मॉनिटर करने का, ऑटोमेटिकली नहीं होगा वो जनरली,
आपको बताना पड़ जाएगा अपने हायरार्की को कि मेरे साथ, या तो मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ ये सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं। मेरी वाइफ, ये भी एक सिनेरियो ऐसा जब वाइफ को पहले मेंटेनेंस मिल रहा था, अब उसने कहीं जॉब कर ली है उसने, या उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम आ गया है, कोई बिजनेस कर लिया है उन्होंने, और आप ये, अगर आप सबूत है आपके पास इन सब चीजों का, आप विथ सफिशिएंट एविडेंस अगर आप लिखते हैं अपने हायर अथॉरिटीज को टू स्टॉप द मेंटेनेंस और मॉडिफाई और ऑल्टर और रिड्यूस द मेंटेनेंस, तो कंसिडर किया जा सकता है। ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन एज अ सेड बहुत रोबस्ट है, बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your